Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari, and today in this video we are going to look at the another level of our first chapter, scope and objectives of financial management. चार बेसिक पॉइंट्स हम देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स हम देख चुके हैं 12 में से। पहला पॉइंट था आपका इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि क्या काम होता है। एक तो बेसिकली हमको फाइनेंसिंग करवाते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर डिविडेंड डिसीजंस लेते हैं। द सेकंड वन वाज मीनिंग में दो डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद में एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दो एस्पेक्ट है, ठीक है। एक तो सोर्सेस मतलब फाइनेंसिंग करवाना एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फंड्स, ठीक है। तीसरी चीज़ थी इवोल्यूशन में हमने तीन चीज़ें देखी। इवोल्यूशन तीन फेजेस देखे, एक तो ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल और मॉडर्न फेज। उसके बाद में हमने फंक्शंस देखे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में तीन, पहले फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल डिसीजंस आते हैं उसको मैनेज करने के लिए। वो हमने मतलब सिलेबस में ये वाले चैप्टर में कम कवर्ड है, लास्ट वाला चैप्टर ही है पूरा का पूरा, तो इसीलिए छोड़ दिया था। These are the things that we have seen till now. Next point is the importance of the financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्व क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सो लेट मी टेल यू वन थिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि क्या क्या चीज़ें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं, उसको ही सोच के, सुन के, देख के आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ हम ये देखते हैं उसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहली चीज़ ये हम देखते हैं कि कहीं हम फिक्स्ड असेट्स में ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर दे रहे, तो कंट्रोल रखते हैं, चेक रखते हैं, नॉट टू ओवर इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड असेट्स। बैलेंस शीट याद है? बैलेंस शीट का असेट साइड फिक्स्ड असेट्स होता है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज, कैश आउटफ्लो और इनफ्लो को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं पता चला हम पेमेंट पे पेमेंट किए जा रहे हैं और उधर कैश इनफ्लो कम होते जा रहा है, इनफ्लो हो ही नहीं रहा। एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे आपके पास में कैश नहीं होगी और आप किसी को सैलरी नहीं दे पाओगे, दिनों दिन के खर्चे नहीं कर पाओगे, और उस टाइम पे आपकी कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाएगी। इन टोटल इम्पोर्टेंस में हम 7 चीज़ें देखेंगे। 3 बैलेंस शीट से रिलेटेड, 4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। याद करने के लिए इजी जाएगा। आइए देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, टेकिंग केयर नॉट टू ओवर इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बैलेंसिंग कैश आउटफ्लो एंड इनफ्लो। कैश आउटफ्लो और इनफ्लो आपके बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा साल भर मेंटेन करना इतना इजी टास्क नहीं है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एकदम इनफ्लो ही इनफ्लो होते जा रहा है, आउटफ्लो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके पास में पैसा फ्री में पड़ा हुआ है, वेस्ट हो रहा है, उसका आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे, तो वो ग्रो नहीं होगा। तीसरी चीज़ है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, कि आपके पास में आपने इतना इंश्योर करना है कि वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट लेवल पे हो। जैसे कि वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट लेवल पे होने का मतलब क्या है? अगर मैं पेपर बनाता हूँ तो मेरे पास में लकड़ियाँ, बाम्बू जो होता है वो मेरे पास सफिशिएंट पड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी मेरा साल भर में प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए। मेरे पास बैम्बू प्रॉपर होना चाहिए, मशीनरी काम करते हुए होनी चाहिए, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड जो वो छोटी छोटी चीज़ें लगती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए। ये आपको वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करके रखना पड़ा। सो ये इंश्योर करना इज ऑल्सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट। दीज थ्री आर रिलेटेड टू द बैलेंस शीट, फिक्स्ड असेट्स, कैश एंड वर्किंग कैपिटल। सिर्फ यही नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और क्या क्या इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है कि आने वाले सालों का सेल रेवेन्यू टारगेट सेट करना, कि अगले साल मैंने 12 करोड़ रुपए कमाना है, अगले साल मैंने 15 करोड़ रुपए कमाना है, और उसके हिसाब से अभी डिसीजन लेना शुरू करना। तो उससे होता क्या है, ग्रोथ अचीव होती है। इस साल का 10 करोड़ का टारगेट अचीव हो गया, अब अगले साल आप 12 करोड़ का टारगेट रखोगे ताकि ग्रोथ अचीव कर सके। हर साल आप खुद को चैलेंज करोगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ग्रोथ नहीं होगी, और ऐसा करना यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट थिंग इज सेटिंग सेल्स रेवेन्यू टारगेट दैट विल डिलीवर ग्रोथ। इतना ही नहीं,
ये जो सेल हो रहा है इसमें जो भी प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, पेपर अगर बेच रहा हूँ, मैं रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ अगर बेच रहा हूँ, मैं कुछ भी आइटम बेच रहा हूँ, तो उस आइटम की सेलिंग प्राइसेस मार्केट के हिसाब से डिसाइड करना। मार्केट में गाड़ियाँ दूसरी बाइक्स चलती है, हीरो की बाइक्स चलती है, टीवीएस की बाइक्स चलती है, वहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और बाकी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपनी प्राइसेस डिसाइड करना कि कहीं ना ये ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। मतलब अगर आपको स्टेटस मेंटेन करना है तो आप 10 लाख में नहीं बेचोगे, फिर 1-2 लाख रुपए तक की रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ आ जाती है काफ़ी सारी। सो इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज करना बाय सेटिंग द करेक्ट प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। आप ऐसा मत सोचो बिल्कुल भी कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस अगर आप 10 लाख रुपए में एक गाड़ी बेचना शुरू कर दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्राइसेस बढ़ाने से हर बार ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भले ही एक क्वांटिटी एक यूनिट पे ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन प्राइस बढ़ाने का गलत इंपैक्ट क्या पड़ता है पता है? आपकी क्वांटिटी जो सेल होती है वो बिक जाती गिर जाती है। सो भले ही आपने एक प्रोडक्ट पे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट कम भी हो सकता है, क्योंकि उतने प्रोडक्ट्स बिके ही नहीं 10 लाख में। आ रही बात आपके समझ में? एकदम कम भी मत रखो। एकदम कम करना तो प्रॉफिट कम होता है, भले क्वांटिटी बढ़ जाए लेकिन प्रॉफिट इतना कम है कि आप टोटल नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है? सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाना या सेल रेवेन्यू बढ़ाना इज़ नॉट द ओनली थिंग ना, खर्चे भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे अनाप शनाप खर्चे करे जा रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। जहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आपने बहुत सारी जगह रेंट पे लेके रख ली, उसमें से 50% जगह यूज़ हो रही है। आपने मान लो 2 ऑफिस ले लिए, उसमें से एक ही ऑफिस यूज़ हो रहा है, दूसरे ऑफिस का 50,000 रुपये हर महीने रेंट आप फ्री में बांट रहे हो। दैट इज़ एन एक्सपेंस, कंट्रोल नहीं कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वहाँ पे, अगर यूज़ हो रही होगी, कुछ भी छोटा मोटा चला रहे होगे तो इतनी बड़ी जगह पे इतने से काम के लिए इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयज़ खाली बैठे हैं, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ये कंट्रोल करना इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होता तो ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती और आप नुकसान झेलना पड़ता आपको। आई बात आपके समझ में? इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये देखा जाता है हाउ टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, हाउ टू इंक्रीज द सेल्स, हाउ टू कंट्रोल द फिक्स्ड असेट्स, हाउ टू मेंटेन द बैलेंस इन द वर्किंग कैपिटल। सो ये एक पार्ट हो गया, कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एंड आफ्टर दैट टैक्स प्लानिंग करना। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, गवर्नमेंट कोई बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए टैक्स पे सेविंग देती है या टैक्स पे सब्सिडी देती है, वहाँ जाके फैक्ट्री सेटअप करो। अब जैसे उड़ीसा उड़ीसा वाले एरिया में जाके आप सबसे फैक्ट्री सेटअप करोगे तो यू विल गेट सब्सिडी, लेकिन महाराष्ट्र में या दिल्ली साइड में आप सेटअप करोगे फैक्ट्री, वहाँ कोई सब्सिडी नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। वो डेवलप्ड एरिया है। उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश ले लो या फिर उधर ले लो मिजोरम वगैरह, वो डेवलप्ड एरिया नहीं है, वहाँ जाके आप करो। गवर्नमेंट इनकरेज करती है कि उधर अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो हम आपको मदद करेंगे, टैक्स नहीं लेंगे आपसे, कम लेंगे टैक्स। तो इस तरह से टैक्स प्लानिंग करो। अगर आपको जमता वहाँ से भी ऑपरेट करना, वहाँ से ऑपरेट करो। 4 चीज़ें याद रखना आपकी बैलेंस शीट से, ये 7 चीज़ें हैं टोटल। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में की जाती है, इसीलिए इसका इतना इंपॉर्टेंस है। क्या क्या चीज़ है एक बार मैं फिर से बताता हूँ। पहली चीज़ रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट में ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। कैश इनफ्लो आउटफ्लो आपको बैलेंस करना है। वर्किंग कैपिटल में आपका प्रॉपर मेंटेन बैलेंस मेंटेन करके रखना है, सफिशिएंट लेवल। फिर रेवेन्यू का टारगेट सेट करना है ताकि ग्रोथ हो सके। ये 3 चीज़ें बैलेंस शीट से रिलेटेड है। अब आती है ये 4 चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, फिर इसी रेवेन्यू की प्राइसिंग, करेक्ट प्राइसेस डिसाइड करना, करेक्ट प्राइसिंग डिसाइड करना ताकि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाया जा सके। सो टारगेट सेट करना, उसी की प्राइसिंग सेट करना, उसके नीचे आओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेल्स के नीचे आओ तो आपको खर्चे नज़र आएंगे, खर्चे खर्चे कंट्रोल करना, और खर्चों के भी नीचे आओ तो आखिरी में टैक्स होएगा। सो टैक्स की प्लानिंग करना, रेवेन्यू, उसकी प्राइसेस, खर्चे और उसकी टैक्स प्लानिंग, ये 4 पॉइंट तो आपको याद हो गए। और पहले के 3 पॉइंट क्या है? बैलेंस शीट देखो, मैं आपको अगर बैलेंस शीट बताऊँ तो लेट्स से दिस इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स में ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कैश होता है, कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो बैलेंस करना है, और उसके बाद में वर्किंग कैपिटल में सफिशिएंट लेवल ऑफ फंड्स होने चाहिए। सो वर्किंग कैपिटल, ये बैलेंस शीट वाला पार्ट। तो ये जो 3 पार्ट है, ये जो 3 पार्ट है पहले के, ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
balance sheet, balance sheet, balance sheet, and this profit and loss, profit and loss, profit and loss, and profit and loss. A trading P&L, आप जो भी बोलो. So these are the 7 things which actually are involved in the financial management, and that is why financial management is important. Got that? With this we end this topic of financial management. Importance क्या है financial management का, कितनी चीज़ें हमने कवर कर ली, ध्यान दे दो. एक इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इवोल्यूशन, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस इस वाले पार्ट में देखा. फंक्शन 3 देखे थे, इवोल्यूशन में 3 फेजेस थे, एस्पेक्ट 2 थे, ठीक है. इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ें थी, 3 लेवल थे. इंपॉर्टेंस हमने 7 देखे. अगली बार देखेंगे स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अभी के लिए सिर्फ ये 7 पॉइंट लिख के रख लो इंपॉर्टेंस में. अगले वीडियो में मूव ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. बाय बाय.